हेलो बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का। बेटा, फर्स्ट लेक्चर में हमने फैक्टोरियल पढ़ा था जो कि रिक्वायरमेंट थी बाइनोमियल थ्योरम की, और बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है वो पढ़ा था। आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक तो nth टर्म ऑफ बाइनोमियल और दूसरा हम पढ़ेंगे मल्टीनोमियल। तो बाइनोमियल थ्योरम की nth टर्म और मल्टीनोमियल की थ्योरी पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम इस पे बेस्ड। तो शुरू करते हैं बेटा, कॉपी पेन निकालो, नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, x प्लस वाई रेज टू द पावर n की अगर कोई एक्सपेंशन करना चाहे तो हमारे पास एक थ्योरम थी बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैंने क्या कर दिया था बेटा, ऐसे एक्सपेंड करना आपको सिखा दिया था, है ना। बात सही है कि नहीं है। अब बात आती है इसकी nth टर्म कि अगर कोई भी एक जनरल टर्म मुझे इसकी लिखनी है, कोई बोले 5वीं टर्म इसकी क्या होगी, 8वीं टर्म इसकी क्या होगी, तो वो कैसे देखेंगे हम। जैसे कि अगर इसकी मैं nth टर्म लिखना चाहूं, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए n लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो इसकी nth टर्म कोई भी अगर एक टर्म लिखनी है, देखो फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है बेटा, n तो देखो हर एक में सेम चल रहा है, c हर एक में सेम चल रहा है। पहली टर्म में 0 है, दूसरी टर्म में 1 है, तीसरी टर्म में 2 है। ठीक है, मतलब एक कम, x और y तो है ही है। अब यहां पर क्या हो रहा है, सबसे बड़ी पावर n है, यहां पे सबसे बड़ी पावर n है, यहां पे एक पावर कम होती जा रही है, y की एक पावर बढ़ती जा रही है। अगर मैं ऐसा लिखूं NCR, इसको TR लिख लो, चलो NCR, x की पावर क्या आ रही है बेटा, पहले वाले में n है, दूसरे में क्या हो जाएगी, एक एक कम होती जा रही है, तो मैं n माइनस आर लिख दिया बेटा, और y की पावर r लिख दिया। सही बात है। शुरुआत कहां से हो रही है, यहां पे r कितना है, 0 है, तो शुरुआत हो रही है NC0 से। बोलो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, शुरुआत हो रही है NC0 से, तो इसका मतलब r जो होगा 0 होगा, लेकिन T0 तो कोई मतलब नहीं है, हमारी तो फर्स्ट टर्म निकल कर आनी है, हमारी तो फर्स्ट टर्म निकल कर आनी है। अगर मैं इसमें करेक्शन कर दूं अब, तो ये कितना बन जाएगा, TR+1। अब ध्यान देना, R को मैं 0 लिखूंगा तो क्या मिलेगा, T1, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, वो हो जाएगी NC0, x की पावर n-0, तो n ही आ गया, y की पावर 0। समझ आ गई। अगर कोई बोले थर्ड टर्म निकालो, बेटा कोई अगर थर्ड टर्म निकालने को बोलता है तो r को क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। थर्ड टर्म निकालने के लिए r को 2 रखना पड़ेगा, तो ये हो गया NC2 इंटू x की पावर n-2, y की पावर 2। हमें हमेशा ध्यान रखना है जो भी ये वेरिएबल है, इन दोनों की पावर का सम हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, और वो कांस्टेंट कितना होगा, n ही होगा। तो n-2 + 2 कितना दे देगा, हमें n दे देगा। तो क्या हमें nth टर्म निकालनी आ गई है, क्या हमको nth टर्म निकालनी आ गई है बेटा, समझ आ गई ये बात। अगर मैं बिल्कुल छोटी सी बात करूं और लिखा जाए a + 2b रेज टू द पावर 10, a + 2b रेज टू द पावर 10, और कोई बोले फाइंड 7th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, फाइंड 7th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की 7th टर्म लिखो। कैसे लिखेंगे, T7 लिखना है तो मतलब R6 होगा, T7 लिखना है तो R6 होगा, तो ये हो जाएगा बेटा NC6, NC6, और यहां पर n कितना है हमारे पास, 10 है, इंटू a रेज टू द पावर क्या होता था बेटा, n-r इंटू 2b रेज टू द पावर r। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10c6 2 रेज टू द पावर 6 इंटू a रेज टू द पावर 4 b रेज टू द पावर 6। इस चीज में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना। इसे बोला जाता है कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ 7th टर्म।
ये क्या होगा बेटा, मेरे पास 7th टर्म का कोफिशिएंट निकलकर आ गया। जो भी कांस्टेंट टर्म आगे मल्टीप्लाइड होगी वो हमारी क्या होगी, कोफिशिएंट रहने वाला है। कोई दिक्कत है इस चीज में? समझ आ गया तो इसको फटाफट नोट कर लो बेटा, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, चलो इस क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कभी भी कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, nth टर्म लिखनी है बेटा। तो nth टर्म कैसे लिखी जाती है, tr+1 इज इक्वल टू, इसकी जनरल टर्म क्या लिखी जाएगी बेटा, 10cr इंटू फर्स्ट वाले टर्म की पावर n-r इंटू सेकेंड वाले टर्म की पावर r। कोई दिक्कत है कि नहीं है? अब हमें चाहिए क्या, x की पावर 4 का कोफिशिएंट। क्या चाहिए, x की पावर 4 का कोफिशिएंट। अब ध्यान देते हैं बेटा, सबसे पहले x वाले अलग कर लो, कांस्टेंट अलग कर लो। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 10cr इंटू 1/2 रेज टू द पावर 10-r इंटू -3 रेज टू द पावर r इंटू x की पावर यहां से क्या मिली, 10-r, और यहां से x की पावर कितनी मिली बेटा, ऊपर जाके x स्क्वायर -2 इंटू r, तो x की पावर -2r। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अब ध्यान देते हैं, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, 10cr 1/2 रेज टू द पावर 10-r -3 रेज टू द पावर r। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 10-3r। ये आ गई आपकी tr+1। बात समझ आ गई बेटा? अब कोफिशिएंट किसका पूछा, x की पावर 4 का। तो ये 4 जब बन जाएगा तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं ये 4 कब बन रहा होगा, 10-3r की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 4 होनी चाहिए। तो ये कितना आ गया, 6 इज इक्वल टू 3r। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, r की वैल्यू 2 आ गई बेटा। कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसका मतलब r को 2 पुट करते ही ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। देख लेते हैं, तो हो जाएगा 10c2 इंटू 1/2 की पावर 8 इंटू -3 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। सोल्व कर लोगे ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 10c2 कितना होता है, 45 होता है। ये 9 हो गया और ये कितना हो गया, 256। अगर नहीं मन कर रहा आपका कुछ करने का तो लिखा हुआ है 45 इंटू 9/256। अब इतना तो कर लोगे, 405, 405/256। ये आपका आंसर आ गया। समझ आया क्वेश्चन? अगर कोई भी x की पावर दी और कोफिशिएंट पूछा हो तो कर लेंगे अब आगे से, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। Find coefficient of x raised to the power 50 in the expansion of 1 plus x raised to the power 101 into 1 minus x plus x square raised to the power 100। इसमें देखो, इस जो एक्सपेंशन होगी उसमें x की पावर 50 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो क्या मतलब, इसकी एक्सपेंशन पूरी कर लो, इसकी एक्सपेंशन पूरी कर लो, सभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, उनमें जितने भी x की पावर 50 आएंगे उन सबको ऐड कर लेंगे और वो जो कोफिशिएंट आएगा वो मेरा आंसर होगा। अब ऐसा प्रोसेस अगर मैं करने लग गया तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखते हैं कुछ और सोच सकते हैं क्या। अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं, 1 plus x इंटू 1 plus x रेज टू द पावर 100 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 100। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 101 था तो 100 ले लिया बाहर, तो ये आ गया 1 plus x इंटू, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 plus x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 100। अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं ऐसा। ये कितना हो गया, 1 plus x इंटू, ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का। बच्चों देख लो, बहुत ही चालाकी के साथ हमने ऐसा काम किया। a प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किसका फॉर्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। तो हमारे पास रह गया एक तो 1 प्लस एक्स तो रह ही गया, इनटू इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? इसकी एक्सपेंशन तो हमें लिखनी आती है, ये होती है 100c0 माइनस 100c1 एक्स क्यूब प्लस 100c2 एक्स की पावर 6। बेटा आप देखो, जब आप माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर करोगे तो 100 की पावर 6 होगा ना, तो मतलब x की जो पावर आएंगी वो 3 के मल्टीपल आने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो जब आप रास्ते में जा रहे होगे 3 का मल्टीपल क्या आया होगा? x का 48 आया होगा और x की पावर 51 आई होगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? क्या ये 3 की पावर चलती रहेंगी और 3 की पावर का मल्टीपल 48 भी आएगा और 51 भी आएगा। इससे पहले भी लिखना है तो लिख लो यार, x की पावर 45 आएगा, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ और निकालना क्या? x की पावर 50। बेटा ये कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो कि x की पावर 50 मिल जाए? इस कांस्टेंट को x की पावर 50 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, लेकिन x की पावर 50 तो यहां पर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी वजह से कोई भी x की पावर 50 नहीं मिलेगी। बात समझ आ गई? x की पावर 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो कि x की पावर 50 मिल जाए? x की पावर 1 को x की पावर 49 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तभी तो x की पावर 50 मिलेगी, लेकिन इसमें तो x की पावर 49 भी नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर x की पावर 50 मिलने ही नहीं वाला। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 50 इज 0। बेटा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 50 0 आएगा। है कोई डाउट इसमें तो बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। नोट करो, देखो बेटा इस क्वेश्चन को कह रहा है कि ये एक्सपेंशन दे रखी है और बोला रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से 7th टर्म और लास्ट से 7th टर्म की रेशियो 1/6 है, तो बताओ n क्या होगा। अब ध्यान देते हैं, बिगिनिंग से तो 7th टर्म हमें निकालनी आती है, मतलब क्या रखना है हमें? r को 6 रखना है, तो आंसर हो जाएगा NC6 पहले वाले टर्म की पावर n-6 दूसरे वाले टर्म की पावर 6। कोई दिक्कत है तो बताओ, रेशियो लेनी है जो। अब ध्यान दो, ये कह रहे ये बिगिनिंग से था, पीछे से 7th टर्म कैसे निकलेगी? अब बहुत ध्यान देना, अगर मैं इसको पलट दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं 1/3 रेज टू द पावर 1/3 2 रेज टू द पावर 1/3 की पावर n कर दूं, समझ रहे हो? मैं आगे से जा रहा हूं तब फर्स्ट टर्म ये थी, जब मैं पीछे से आ रहा हूंगा तब फर्स्ट टर्म ये रही होगी। अरे NC0 इंटू इस पूरे की पावर n होगा, और जब मैं लास्ट वाली टर्म देखूंगा वो क्या होगी? NCn इस पूरे की पावर n, और NC0 और NCn दोनों क्या होते हैं? 1 होते हैं। तो बच्चों क्या होता है, कभी भी अगर आपको पूछा जाए बिगिनिंग से बताओ, तब तो इसी की एक्सपेंशन कर दो। अगर कोई बोले ना लास्ट से बताओ, एंड से, तो आप टर्म्स को इंटरचेंज कर दो और सिंपल एक्सपेंशन कर दो, वही आपकी लास्ट हो जाएगी। तो हमने टर्म्स इंटरचेंज कर दी। 7th टर्म बात कर रहा है तो डायरेक्ट जैसे 7th टर्म क्या निकालेंगे? r को क्या रख के? 6 रख के। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, 7th टर्म क्या होगी? r को 6 रखना पड़ेगा, NC6। अब क्या होगा? इसकी पावर होगी पहले वाले की पावर n-6, 3 की पावर 1/3 की पावर 1/3 की पावर n-6 और दूसरे वाले की पावर 6। समझो बात को। और ये हमें कितना गिवन है बेटा? 1/6 गिवन है। पूछा क्या? n क्या होगा? NC6 से NC6 कट गया। अब ध्यान दो, 2 की पावर यहां पे कितना है? बस 2 की पावर देखो कितनी आ रही है। 2 की पावर यहां पर आ रही है आपकी n-6/3, और यहां पे 2 की पावर कितनी आ रही है बेटा? 6/3, ऊपर जाके -6/3। बताओ ये बात सही है कि नहीं? 3 की पावर में देख लेते हैं। यहां पे देखो 3 की पावर कितनी आ रही है बेटा? 3 की पावर आ रही है 6/3, और यहां पे 3 की पावर कितनी आ रही है? n-6/3, n-6/3, सॉरी 1/3 की पावर आ रही है।
ये आ रही है 1/3 की पावर 6/3। समझो बात को, ठीक बात है। और यहां से कितना आ रहा है 1/3 की पावर n-6/3, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव 6/3 माइनस n/3। कोई दिक्कत है तो बताओ, सही है। और ये किसके बराबर है बेटा 1/6 के, और 6 को क्या लिख सकता हूं 6 की पावर -1, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर -1, 3 की पावर -1। इसमें कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। तो 2 की पावर देखो कितना है बेटा, ये हो गया n/3 और 12/3, तो हो जाएगा n/3 12/3 कितना होता है 4 इंटू बेटा 1/3 है तो 3 की पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेम आ जाएगी n/3 माइनस 4। इसको सॉल्व करोगे तो n/3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर -1, 3 की पावर -1। अब आप 2 की पावर कंपेयर कर लो या 3 की पावर कंपेयर कर लो, एक ही बात है, क्योंकि पावर भी सेम है, यहां पे भी पावर क्या है सेम है। तो n/3 माइनस 4 किसके बराबर है -1 के, तो n/3 कितना आ गया बेटा 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। यहां से सॉल्व करके n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 आ गई। तो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर सीखा है, बिगिनिंग से अगर हमें टर्म पूछी है तब तो सिंपल एक्सपेंशन, और अगर लास्ट से पूछी है तो आप क्या करो डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो और फिर सिंपल तरीके से करना शुरू कर दो। समझ आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते चलो। देखो बेटा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी और उसका कोफिशिएंट क्या होगा। ऐसा ही एक्सप्रेशन जेईई मेंस में आया था बेटा क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में आया था। तो कैसे सोचना है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब इसके एक्सपेंशन तो कर नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई। क्या मैं x + 1 को लिख सकता हूं x की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ। माइनस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x की पावर 1/2 की पावर 2, बेटा x पर ये तो कट के x ही तो रह गया, -1 का स्क्वायर अपॉन x की पावर 1/2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा x की पावर 1/2 -1 रेज टू द पावर 10। हाँ या ना। अब ये क्या बन गया a³ + b³ बन गया। तो इसकी एक्सपेंशन क्या होती है बेटा, ये होती है a + b इंटू a² - ab प्लस b²। नीचे क्या लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है। माइनस a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a + b, √x + 1 √x - 1 अपॉन √x इंटू वट √x - 1 होल पावर कितनी बेटा 10। देखो काटा पीटी शुरू, एक ने एक को मार गिरा है, इसने इसको और यहां से इसने इसको मार दिया, सही है। तो यहां क्या बचा आपके पास, ये बचा x की पावर 1/3 प्लस 1 √x/√x क्या दे देगा 1, तो -1, और 1/√x क्या दे देगा x की पावर 1/2 माइनस का 1 अपॉन √x क्या दे देगा x की पावर -1/2। 1 ने 1 को मार गिराया। क्वेश्चन बचा ये x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/2। देखो कितना सिंपल, मुश्किल था, हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया, सिंपल बना दिया। अब ध्यान देते हैं, हमें चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसकी जनरल टर्म लिखो, इसकी जनरल टर्म लिखो तो क्या होगी NCR इंटू x की पावर 1/3 की पावर n-r इंटू माइनस, चलो माइनस का क्या करना है, -1 की पावर r इंटू x की पावर -1/2 की पावर r। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? तो यहां पे इसको दोबारा लिख लेते हैं, चलो 10CR इंटू -1 की पावर r इंटू x की पावर क्या होगी बेटा
10 माइनस 3r/3 और यहां से कितनी मिली x माइनस r/2। बताओ ये बात समझ आ गई है कि नहीं। अब बोला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x की पावर क्या होगी बेटा, 0 होगी। तो इसको हमें क्या रखना बेटा, 0 के इक्वल रखना है। तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 2r माइनस 3r अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको 0 के इक्वल रख दिया हमने, तो यहां से 5r की वैल्यू 20 आ गई, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो फिफ्थ टर्म होगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x बनने वाली है। r अगर 4 है तो कोफिशिएंट क्या होगा, 10c4 माइनस 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहां से आंसर कितना आ गया, 10c4 आ गया। तो आपका आंसर यहां से कितना आया है, 10c4 आ गया है। बात समझ आ रही है। कभी भी x की पावर की बात हो रही होगी तो आपको जनरल टर्म लिखनी है पहले, और जनरल टर्म लिखने के बाद x की पावर को उसके इक्वल कर देना जो क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ आइए बच्चों ये बात, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, फिर हम अगला एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे आज। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। रेशनल टर्म्स कितनी होंगी इसकी एक्सपेंशन में। तो रेशनल टर्म्स का मतलब क्या है कि जो भी एक्सपेंशन होने के बाद 5 की पावर और 2 की पावर निकल कर आएगी वो रेशनल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/3 ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। 2 की पावर 1/8, 2 की पावर 1/7 ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी आप जनरल टर्म लिख लो बेटा। तो इसकी जनरल टर्म कितनी है, 100cr इंटू 5 की पावर 1/6 रेज टू द पावर 100 माइनस r इंटू 2 की पावर 1/8 रेज टू द पावर r। तो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं एक बारी। तो ये हो गया 100cr 5 की पावर 100 माइनस r/6 इंटू 2 की पावर r/8। मतलब कुछ ऐसे r होंगे जिनकी वजह से 5 की पावर भी रेशनल बन जाएगी और 2 की पावर भी रेशनल बन जाएगी। तो ऐसे कितने r है, जितने r होंगे उतने हमारे आंसर होंगे। समझ रहे हो बात। एक टेबल बना लेते हैं बेटा। इस टेबल में एक तो r/8 है, एक 100 माइनस r/ कितना है, 6 है। अब हमें यहां से दिख रहा है जो r है वो मल्टीपल ऑफ 8 रहने वाला है, सही है। तो r मल्टीपल ऑफ 8 कब हो जाएगा, r की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 हो गया। तो 100 माइनस 0/6 तो आ गया 50/3, और 50/3 रेशनल नंबर नहीं होता, सही। और सॉरी रेशनल तो होता है लेकिन ये परफेक्ट नंबर नहीं होता, इंटीजर नहीं निकल कर आता, ठीक है। अब ध्यान दो, r की वैल्यू 1 हो जाए, सॉरी 8 हो जाए, तो r 8 होगा तो ये 1 हो जाएगा। ये 8 होता है 92/6 कितना, 46/3। ये भी आप इंटीजर नहीं है। r की वैल्यू 16 हो गई तो ये 2 दे देगा, तो ये 16 आ गया तो 84 ये आ जाएगा 42/3। 42/3 बेटा 14 होता है, और 14 एक इंटीजर होता है, और इंटीजर होते ही हमारे पास ये क्या बन जाएगा, टर्म रेशनल हो जाएगी, ठीक है। r की वैल्यू बेटा अगर 24 हो गई तो ये 3 आ जाएगा, 24 माइनस करेंगे 76/3 तो कितना आ गया 38/3। तो 38/3 भी नहीं है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, 50 से 46, 46 से 42, 42 से 38, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये कैसे चलता रहेगा, 34/3 ये भी नहीं होता, 30/3 ये होता है, 26/3 ये नहीं होता, 22/3 ये भी नहीं होता, 18/3 हाँ ये होता है, 6 आ गया ना सॉल्व करके। 14/3 ये भी नहीं होता, 10/3 ये भी नहीं होता, 6/3 ये होता है, 2/3 ये नहीं होता। तो ऐसे कितने वैल्यूज हैं जिसके लिए इंटीजर निकल कर आ रहा है, कितना, 1 2 3 और 1 4। तो ऐसी 4 टर्म्स हैं जहां पर रेशनल टर्म्स मिलने वाली हैं। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इसी मेथड से करने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लो। फिर हम आखिरी टॉपिक आज का पढ़ते हैं, मल्टीनोमियल। क्या पढ़ेंगे, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। मिटा दें इसको।
मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। ध्यान से देखेंगे इसको। अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा? अभी तक हमने पढ़ा है a प्लस बी की पावर n। अगर ऐसा आ जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस की पावर n, तब क्या होगा? चलो अगर अभी 3 को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो इसकी एक्सपेंशन में बस 2 बातें पूछी जाती हैं। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, और कोफिशिएंट पूछ लिए जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ, जैसे अगर कोई बोले a की पावर n-2, b की पावर 1, c की पावर 1। होता क्या है, जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं उनकी जो पावर्स का जो सम है वो n आना चाहिए। जैसा a प्लस बी की पावर n में भी होता था, n-2 प्लस 1 n ही दे देगा ना। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? तो ये 2 मेथड होते हैं। इसको सीखने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स की बात करता हूं। मान लो a प्लस बी की पावर 4 की बात हो रही थी, है ना? तो इसकी एक्सपेंशन क्या आई थी? चलो 3 कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है, आपने नर्सरी से देख रहे हो इसको। a क्यूब 3a² b 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक है बात? आप देख रहे होगे सब में कोफिशिएंट्स जो पावर्स हैं उन सब का सम कितना आ रहा है बेटा? 3 ही आ रहा है। पावर्स का सम कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है। और इनके कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं आपके पास? कोफिशिएंट की वैल्यूज कितनी आ रही है? ये 3 आ रही है, 3 आ रही है। ऐसा क्यों होता है मैंने पहले ही सिखाया था, अब आपको दोबारा बता देता हूं। अब a² b है बेटा, इसमें a कितने हैं? 2 a हैं जिनकी शक्ल सेम है और एक b है। 2 a हैं जिनकी शक्ल सेम है और एक क्या है? b है। तो इसका आंसर यहां 3c1 आता था बेटा। देखो 3c0 3c1, और 3c1 को आप क्या लिखते थे? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और डिफरेंस का फैक्टोरियल। हाँ या ना? अब मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 1 2 3। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 1 2 3। तो लिख दो 3 फैक्टोरियल। क्या लिख दो? 3 फैक्टोरियल। कितने लोगों की शक्ल एक जैसी है? 2 लोगों की, तो 2 फैक्टोरियल। कितने लोगों की शक्ल एक जैसी है? 1 की, तो 1 फैक्टोरियल। देखो क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? सेम अगर मैं आपको बात करूं a प्लस बी की पावर 4 की, तो इसकी एक्सपेंशन क्या होती थी? a4 4a³ b 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b4। आप कहोगे सर इसका कोफिशिएंट 6 क्यों आया? देखते हैं इसका कोफिशिएंट 6 क्यों आया। बेटा 2 लोग a हैं जिनकी शक्ल सेम है, 2 लोग b हैं जिनकी शक्ल सेम है। तो हम क्या करते हैं? टोटल कितने लोग? 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की शक्ल एक जैसी उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 की शक्ल एक जैसी उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, एंड 2 × 2 इज 4। आंसर कितना आ गया? 6। क्या ये फंडा समझ आया है? सेम काम यहां पर होता है बेटा, सेम काम यहां पर होता है। अब ध्यान देंगे, कितने लोग थे? n लोग थे, तो ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a लोग ऐसे हैं जिनकी शक्ल सेम है। कितने लोग हैं? n-2 फैक्टोरियल, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। b की शक्ल के कितने लोग हैं? 1, तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड। c की शक्ल के कितने लोग हैं? 1 है, तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएंगे। समझ आ गई ये बात? मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। अगर ये ऐसा होता a प्लस बी प्लस सी की पावर n, तो पूछा है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, और x प्लस वाई प्लस जेड कितने होंगे? n। ये बात तो हमें पता ही पता है। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? जितने लोग हैं उतने फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने जितने लोगों की शक्ल सेम है, x फैक्टोरियल, y फैक्टोरियल, z फैक्टोरियल। तो अब आपको कोफिशिएंट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ये बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है? हाँ या ना? अब बात आती है नंबर ऑफ टर्म्स की। किसकी आती है? नंबर ऑफ टर्म्स की। आप अभी के लिए इसका एक फॉर्मूला याद रख लो, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। जब आप पीएनसी पढ़ोगे ना बेटा चैप्टर, तब आपको ये फंडा समझ आने वाला है कि ये कहां से आया। बैगर्स मेथड बोलते हैं इसको, वहां से इसका प्रूफ आ जाता है।
समझ आ गई? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये ना कहते ना सर नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होंगी, ये यहां पर फंडा चलता था, इसमें नहीं चलेगा। समझ आ गई? अब आप देखो ये फॉर्मूला हर जगह चल जाएगा। यहां पे n कितना है बेटा? 3। n कितना है? 3। r कौन होता है? जितनी टर्म्स होती हैं। r कौन होता है? जितनी टर्म्स होती हैं। तो टर्म्स यहां पे 2 है मान लेते हैं, तो 3 प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1, तो कितना आ गया? 5 माइनस 1 4c1 आ गया। और 4c1 कितना होता है? 4। आप चेक कर लो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? 4 ही तो आ रही है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। कहां है? हर जगह वैलिड। अगर कोई पूछे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? n तो n ही है। ये कितने हैं? 1 2 3, तो n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, तो कितना आ गया? n प्लस 2 c2। ये आ गया आपके पास n प्लस 2 c2। ये नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आने वाली हैं, हाँ या ना? तो 2 बातें सीखी। नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, और कॉफिशिएंट क्या होता है? टोटल लोग डिवाइडेड बाय जिनकी शक्ल सेम है, जितने लोग हैं उतने उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? इसको नोट करो, फिर हम 2 प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इस लेक्चर को सम अप कर देंगे। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 36 देन फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते थे बेटा इसकी? n प्लस आर क्या होता था? जितने होते थे 1 2 3 है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन कितना है? 36। मतलब n प्लस 2 c2 किसके बराबर है? 36, है ना? तो n निकालना रह गया। अब nc2 का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और डिफरेंस का फैक्टोरियल। कितना आ गया? n फैक्टोरियल कितना आ गया? 36। अब इसको क्या लिख सकते हैं? n प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36। इस चीज में कोई डाउट है तो बताओ। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 72। 2 उधर चला गया ना, तो ये आ गया n प्लस 2 n प्लस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 8। लिख सकता हूं कि नहीं? कंपेयर कर लो, n की वैल्यू क्या रही होगी? 7। 7 प्लस 2 9 बन गया होगा, 7 प्लस 1 8 बन गया, तो 9 इंटू 8 आ गया। तो ये क्या आ गया? आपका आंसर निकल कर आ गया है, हाँ या ना? ये बात समझ आ गई है बच्चों की नहीं आई है? एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो देखो बेटा, पूछ रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब b4 c1 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो क्या होता है कि जो पावर होती है सभी का पावर का सम उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। और यहाँ पे पावर कितनी है? 9 है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक 1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 1। तो पावर 9 बन गई कि नहीं बन गई? तो कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता था बेटा? टोटल लोगों का, जितने लोग हैं उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए की शक्ल सेम है 3 लोगों की तो 3 फैक्टोरियल, 4 की है तो 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। साथ में ध्यान देना यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो -1 की पावर बेटा साथ में कितनी चल रही होगी? ए की पावर कितनी है? 3। तो ये जो सारा आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा, -9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इसके एक्सपेंशन में बेटा क्या टर्म आएगी? जनरल टर्म क्या आएगी? अगर मैं देखो क्या करूं, ये जो 1 है इसको कुछ a पावर्स दे दूं, 2x को कुछ b पावर्स दे दूं और -3x क्यूब को कुछ c पावर्स दे दूं, ऐसे ही होगा। साथ में कोफिशिएंट क्या चल रहा होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल। बेटा यही तो होता है, जितने लोगों की शक्ल एक जैसी उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। और एक खास बात जो है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? हमेशा 10 होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी हमेशा कितना होना चाहिए? 10। यही तो सीखा है हमने मल्टीनोमियल में, a पावर इसको, b पावर इसको, c पावर इसको, है ना? और ये जो a b c है ये तीनों 10 होने चाहिए। और कोफिशिएंट कैसे निकलता है? जितने लोग हैं डिवाइडेड बाय जितने लोगों की शक्ल एक जैसी है। अब ध्यान देंगे, हमें चाहिए क्या?
हमें चाहिए x की पावर 7। तो x की पावर 7 कैसे मिल सकती है? अब ध्यान दो, x की पावर 7 हमें चाहिए बेटा। अगर इसकी 2 पावर हो गई c की, या 3 होगी, मान लो 3 होगी, तो x की पावर 9 मिल गया। ये तो ज्यादा हो गया ना, हमें तो x की पावर 7 ही चाहिए। तो c की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बेटा 2 हो सकती है। 2 इंटू एक्स की पावर 3 कितना, x की पावर 6 दे देगा। तो ऑब्वियस है यहां से x की पावर 1 चाहिए होगा, तभी तो x की पावर 7 मिलेगा टोटल। 3 पावर इनको मिल गई, बाकी 7 इसको दे देते हैं। 1 की पावर तो कितनी भी होती रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेटा c1 है, अगर c1 होगा तो यहां से क्या मिल गया, x की पावर 3 मिल गई। हमें क्या चाहिए, x की पावर 7। तो कितनी x की पावर कम है, 4। तो बाकी x की पावर 4 कहां से मिलनी है, यहां से मिलेंगी। 5 हो गए तो इसको 5 दे देंगे। अगर बेटा c0 है, अगर c0 है, यहां से तो कोई भी x की पावर नहीं मिली, तो यहां से x की पावर कितनी चाहिए, हमें 7 चाहिए, तो b को 7 होना पड़ेगा। और बाकी कंपनसेट करने के लिए, 10 बनाने के लिए सबका सम, इसको हमने 3 बोल दिया। तो अब क्या करेंगे, सबसे कोफिशिएंट निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। मैं एक निकाल के दिखा देता हूं। इसका क्या होगा बेटा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 1 की पावर 7 तो 1 नहीं होता। यहां से क्या मिल रहा है, b1 है, तो 2 की पावर 1 भी तो चल रहा है साथ में, और c की पावर 2 तो -3 का स्क्वायर भी चल रहा है, प्लस इसकी बात करते हैं। क्या होगा, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। बेटा b की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 भी मिलेगा, और c की पावर 1 है तो यहां से -3 की पावर 1 भी मिलेगा। इसको ध्यान देते हैं, क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इनटू 1 की पावर 3 तो 1 हो गया, साथ में 2 की पावर 7 भी मिलेगा, और बेटा c की पावर 0, यहां से तो क्या मिलेगा, 1। इन तीनों को आप सॉल्व कर लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आंसर आपका मिलने वाला है। समझ आइए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज दोनों टॉपिक हमने किए, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से नोट करेंगे। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।